तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज है। डायमेंशन जो हमने पढ़ा है उसका यूज क्या है। तो सबसे पहला जो यूज होता है डायमेंशन का, हम फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब कोई भी फॉर्मूला हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला v बराबर u प्लस ए टी, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो ये फॉर्मूला सही तब होगा जब जितने भी टर्म्स यहाँ पर हैं दोनों तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जितने भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर v की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन u की होनी चाहिए, और जो v की डायमेंशन है, जो u की डायमेंशन है, वही डायमेंशन at की होनी चाहिए। मतलब डायमेंशन must be same. If it is, then formula is correct. So डायमेंशन अगर सेम है तो फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो फॉर्मूला गलत है। चेक करते हैं v और u। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो दोनों वेलोसिटीज है, तो v का डायमेंशन होता है m0 L1 t माइनस 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, L1 t माइनस 1। और यही डायमेंशन होता है u का। तो दोनों स्पीड्स हैं या वेलोसिटीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। बात करते हैं at की। at की अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है L1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 t माइनस 2 और t का t1। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा L1 t माइनस 1। तो सही है, जो भी LHS का डायमेंशन था वो RHS के डायमेंशन के बराबर है। जो LHS का डायमेंशन था वही डायमेंशन RHS का भी है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। एक और फॉर्मूला लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि v और u दोनों स्पीड्स हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, वो सिंपल सी बात है। लेकिन v स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो बराबर आना चाहिए 2as के डायमेंशन के। अगर ये दोनों डायमेंशन बराबर आ गए मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो इसको कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर का डायमेंशन होगा L1 t माइनस 1 का स्क्वायर। v मतलब L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। एक्सेलरेशन होगा L1 t माइनस 2, एक्सेलरेशन इज L1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 होता है s मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1। समझिए, इनके मीनिंग वही यूजुअल जो होते हैं वही है। v और u स्पीड हो गया तो इनका डायमेंशन सेम होगा, वो मैंने चेक नहीं किया। v स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो 2as के बराबर आना चाहिए। 2 नंबर होता है, नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t माइनस 2, और s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसका डायमेंशन L1 हमने लिख लिया। तो कुल मिला के यहाँ पर LHS में आएगा डायमेंशन L2 t माइनस 2 और RHS में आ जाएगा अगेन L2 t माइनस 2, क्योंकि LHS का डायमेंशन RHS के बराबर है। मतलब डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। देखिए एकदम एक्यूरेट है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब आपको लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस की। अभी नहीं बता सकते कि क्या है, बट इतना हमें श्योरिटी है कि भाई जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, एक और लेते हैं। अगेन मोशन जब बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज की तो वही लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब s का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ s मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut। तो s का डायमेंशन ut के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। पहला तो ये लेंगे, फिर बाद में इसको कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको कंपेयर करें, डायमेंशन ऑफ s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है L1, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1। डायमेंशन ऑफ ut, u मतलब स्पीड, u मतलब स्पीड, स्पीड होता है L1 t माइनस 1। u, ये u हो गया। t मतलब टाइम, टाइम मतलब t1। तो L1 t माइनस 1 और यहाँ पे t1, ये u और ये t, ut। तो ut मतलब ये हो जाएगा L1। भाई माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायमेंशन जो LHS की थी, LHS ये है, डायमेंशन ऑफ RHS टर्म 1।
RHS की जो पहली टर्म थी उसके डायमेंशन सेम आ गई। सेकंड उसके लिए देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाले के लिए s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। s होता है L1, हाफ की जगह हाफ L1t माइनस टू। एक्सेलरेशन होता है L1t माइनस टू, हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, तो एक्सेलरेशन आ गया और टाइम आ जाएगा t2। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो हमने इसकी डायमेंशन नहीं लिखनी है, सब लिखेंगे a की L1t माइनस टू और टाइम हो जाएगा t2। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब t से t कैंसिल हो जाएगा, L1 और यहाँ पर भी L1, मतलब डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS टर्म 2। तो टर्म 1 की डायमेंशन पहले हमने मैच कराई, सॉरी यहाँ पे, और फिर टर्म 2 की भी कराई, मतलब डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है। देखिए लिमिटेशन में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, आप समझिए। अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फार्मूले को चेक कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 2 ना भी लिखूं, नहीं लिखूंगा 2, यहाँ पे हाफ नहीं लिखूं, तो भी डायमेंशन कहेगी ये फार्मूला सही है। बात समझ आ गई आपको कि अगर मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा और मैंने डायमेंशनली इसको चेक किया तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा। कोई फर्क पड़ेगा डेरिवेशन पे? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 1/2 नहीं लिखा तो इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/2 की भी डायमेंशन ही नहीं होती। तो ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है डायमेंशनल एनालिसिस के साथ कि जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कोई नंबर 1/2, 3/2, 5, उसको ये काउंट ही नहीं करेगा। ये एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, प्रॉब्लम है ये डायमेंशनल एनालिसिस का। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जब क्वेश्चन आया टाइम पीरियड का, 2π√L/g, ठीक है। अभी चेक करना है कि क्या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायमेंशनली। चेक करते हैं, LHS की जो वो आएगी यूनिट, वो आएगी डायमेंशन, डायमेंशन आएगी T1। ये टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड मतलब T1। 2π डायमेंशन लेस, तो यहाँ का कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे 2π का। फिर क्या आएगा? फिर आएगा √L/g, √L1, g का होता है L1t माइनस 2, g का क्या होता है? L1t माइनस 2। एक्सेलरेशन ही तो है g, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, बात तो वही रहेगी। L1 से L1 कैंसिल, तो आ जाएगा T1 और ये t माइनस 2, तो ऊपर जाके T2 का अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे T1 बराबर T1। तो जो डायमेंशन LHS की थी वही डायमेंशन RHS की भी है। लेकिन अगेन देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि 2π को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये 2π यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हो सकता है रहे, हो सकता है नहीं रहे। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डायमेंशन हमें कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देना पसंद करती, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भैया ये हमारे पास फार्मूला जो है वो करेक्ट है। मान लो मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला करेक्ट है, PV बराबर nRT। अब आपके पास टारगेट ये है, आपका टास्क ये है कि R जो होता है, R को कहते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो। तो भाई हमें पता है LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम रहेगा, तो हम R का डायमेंशन निकाल लेंगे गैस कांस्टेंट का। कैसे निकालेंगे समझो। P होता है प्रेशर, ठीक है ना। सबसे पहले R लिख देता हूँ, R इक्वल्स टू PV/NT, R इक्वल्स टू PV/NT। तो R इक्वल्स टू P, प्रेशर का डायमेंशन आप जाकर के लिस्ट देख सकते हो, मैंने जो डिराइव करवाए हैं उससे पहले वाले लेक्चर पे, उसमें प्रेशर का भी डायमेंशन गिवन है, ठीक है ना। तो ये होता है M1 L-1 T-2, प्रेशर होता है M1 L-1 T-2। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L3, ये भी हमने डिराइव किया था, अपॉन N, N मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल, और T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब इसको हम लेंगे K, टेम्परेचर को क्या लेंगे? K। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी R इक्वल्स टू M1 L2 T-2 मोल -1 और केल्विन -1, M1 L2 T-2 मोल -1 केल्विन -1। अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि जेई में आया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया है, इसको हटाते हैं, P
a अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी बराबर आर टी। क्वेश्चन कह रहा है a और b का डायमेंशन बताओ, a एंड b का डायमेंशन क्या है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है? डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि जो LHS की डायमेंशन है वही RHS की डायमेंशन होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए एक कॉमन सेंस वाली बात, अगर हम ऐड करने जाते हैं, किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड कर सकते हैं, किलोग्राम में क्या टाइम को ऐड कर सकते हैं, किलोग्राम प्लस आवर्स नहीं कर सकते, है ना? क्या आप मीटर में, मीटर लेंथ में किलोग्राम को ऐड कर सकते हो? किलोग्राम, 1 किलोग्राम राइस प्लस 5 मीटर स्टिक, नहीं कर सकते। लेंथ में लेंथ ऐड होगी, वेट में वेट ऐड होगा, मास में मास ऐड होगा। आप एडिशन सेम क्वांटिटी का ही कर सकते हो, टू डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे किलोग्राम में से सेकंड को माइनस नहीं कर सकते, किलोग्राम में से मीटर स्क्वायर को आप माइनस नहीं कर सकते। सिमिलरली यहां देखें, प्रेशर में अगर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ही होगा, ठीक है ना? मान लो इसको ऐड किया तो प्रेशर ही ऐड होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डायमेंशन P की थी, P की डायमेंशन वो बराबर होगी A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन के, ठीक है ना? तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L-1 T-2, और वही डायमेंशन होगी A अपॉन वी स्क्वायर, V है वॉल्यूम, तो A की डायमेंशन आ जाएगी m1 L-1 T-2 इंटू L2, सॉरी L3 का स्क्वायर। अरे हाँ, तो बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। तो A का जो डायमेंशन आएगा वो m1 L-1 L6 हो रहा है, m1 L-1 T-2 L6, तो हो जाएगा m1 L5 T-2। ये डायमेंशन आ गई है किसकी? A की। A की डायमेंशन आ गई m1 L5 और T-2। कंसेप्ट ये रहेगा कि सेम क्वांटिटी ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट, इसमें हमें RT की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, B की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अब आप ध्यान लगाओ, डायमेंशन ऑफ B किसके बराबर होगी? V के, क्योंकि वो V में से माइनस हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो सेम क्वांटिटीज का होता है। तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब यहाँ कोई स्क्वायर वगैरह तो लगाया हुआ नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ B इज L3। V क्या होता है? वॉल्यूम होता है, तो PV बराबर RT। बात समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन आ गया A का और B का। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, व्हाट इज A अपॉन B? A अपॉन B का डायमेंशन किसके बराबर है? A अपॉन B का डायमेंशन किसके बराबर है? तो देखो, A का डायमेंशन ये था, B का ये था, लिखते हैं इसको m1 L5 T-2 अपॉन L3 L2 T-2, इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो डायमेंशन है किसके बराबर आ गई है? देखो और बताओ, ये डायमेंशन है वर्क की, कोई भी एनर्जी हो उसकी, टॉर्क की, मोमेंट की। वर्क एनर्जी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोई सी भी एनर्जी हो उसकी, टॉर्क की, मोमेंट की, सबकी डायमेंशन है ये, सबका मालिक एक, सबकी डायमेंशन एक। मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थोड़ी देर पहले, है ना? लास्ट लेक्चर में देखो, उसमें पूरी लिस्ट है। तो ये ठीक है, आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू 2a sin 2pi nt अपॉन लैम्डा cos 2pi x अपॉन लैम्डा। तो बच्चे, जो बच्चे अभी 10th पास करके 11th में आए हैं उनको ये थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। ये इक्वेशन होती है स्टेशनरी वेव की, है ना? घबराना नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, थोड़ी देर बाद आप समझोगे, थोड़े दिनों के बाद आप समझोगे। ये स्टेशनरी वेव होती है,
ये कह रहा है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डायमेंशन ऑफ एन टी इज एल, देखो एन टी इज एल। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, देखो साइन के साथ जो अंदर आएगा वो होगा थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल, और हमें पता है एंगल डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो कुल मिला के यहाँ पर जो साइन और कॉस के साथ है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, हमें तो इतना पता है। अब हमें नहीं पता एन टी क्या है, लेमडा क्या है, वो भी मैं समझा देता हूँ। तो कहने का मतलब 2 पाई एन टी अपॉन लेमडा मस्ट बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, 2 पाई तो एक नंबर है ना। तो एन टी हो जाएगा, एन टी का जो डायमेंशन है वो लेमडा के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। एन टी का डायमेंशन हो जाएगा लेमडा के डायमेंशन के बराबर। क्यों? सोचो ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो सोचो ऊपर अगर डायमेंशन आ रहा है x तो नीचे भी डायमेंशन कितना आना चाहिए x, ताकि x से x कैंसिल हो जाएगा और पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो डायमेंशन लेस करने के लिए मैंने कहा एन टी की जो डायमेंशन है वही लेमडा के डायमेंशन होनी चाहिए, सही है। लेमडा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स एंड कर्व, है ना। तो एन टी का डायमेंशन आएगा वेवलेंथ यानी कि मीटर, यानी कि L1। एन टी की डायमेंशन L, पहला सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पूछा है नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, पहला सही है। दूसरा देखो यहाँ पे 2 पाई x अपॉन लेमडा, इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है साहब। तो जो x की डायमेंशन है वो लेमडा की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, तो x की डायमेंशन आ जाएगी L1 अगेन, देखो लेमडा की डायमेंशन L1। ऑप्शन बी भी करेक्ट, चारों चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी चेक करेंगे, n अपॉन लेमडा, n अपॉन लेमडा, n अपॉन लेमडा आएगा यहां से। मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो ये इक्वेशन एन टी बराबर लेमडा, एम टी बराबर लेमडा, तो n अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। एन टी अपॉन लेमडा डायमेंशन सेम कर दी, एन टी की डायमेंशन लेमडा की डायमेंशन सेम है, तो n अपॉन लेमडा की जो डायमेंशन है वो 1 अपॉन टी की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो n अपॉन लेमडा की डायमेंशन आ जाएगी t माइनस 1, t माइनस 1, सही है? नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे t मतलब t1 दे रखा है, जबकि आ रहा है t माइनस 1, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, डी अगेन n की बात कर रहा है, n यहां से आ जाएगा, यहां से निकालते हैं। n इज लेमडा अपॉन टी, n इज लेमडा अपॉन टी, तो व्हाट इज n? लेमडा इज मीटर टाइम सेकेंड, L1 T1, L1 T माइनस 1, क्या डायमेंशन यही दे रखी है इनकी, L1 T माइनस 1। तो ऑप्शन जो गलत है वो है सी, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूज किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। नेक्स्ट आता है कि हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। हम किसी भी 2 या 3 या 4 या 5 क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है m, मास है m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g। अब ये किसी ऑब्जेक्ट पे रखी है, किसी प्लेस पे रखी है ऑब्जेक्ट, मान लो टेबल पे रखी है ये। बताओ ये टेबल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी? तो हमें पता है फोर्स होता है mg, बट हमें नहीं पता, मान लो कि ये रिलेशन होता है। वैसे तो सबको पता है, बेसिक चीज है, लेकिन मान लो कि आपको नहीं पता था, आप न्यूटन से पहले पैदा हो गए थे, तो आपको ये पता नहीं था कि F बराबर mg होता है। तो आपने लिखा भैया फोर्स
m पावर a और g पावर b होना चाहिए। फोर्स m की पावर a और g की पावर b होना चाहिए अगर फोर्स निकालना है m और g की टर्म्स में। ठीक है साहब, सॉरी। तो हमें ये पता है कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल होनी चाहिए है डायमेंशन ऑफ RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS की डायमेंशन लिखेंगे m1 L1 T-2 और फिर RHS की भी डायमेंशन लिखते हैं। मास मतलब m1 और g मतलब एक्सेलरेशन L1 T-2 पावर b। तो m1 L1 T-2 पावर b, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो m a L b T-2b बराबर है m1 L1 T-2। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे MLT को अलग अलग। तो m पावर a बराबर होना चाहिए m पावर 1 के, m⁻⁴। तो a की वैल्यू आ गई 1। फिर L1 बराबर होना चाहिए LB के, L1 बराबर LB यानी कि b की वैल्यू आ गई 1। फिर T-2b बराबर होना चाहिए T-2 के, तो b की वैल्यू आ गई 1। कहने का मतलब क्या है, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा f m पावर 1 और g पावर 1, क्योंकि m पावर a है b पावर b है, तो 1। f बराबर mg। तो न्यूटन से पहले आपने कैलकुलेट कर लेना था, बट आप लेट पैदा हुए, कोई बात नहीं, कुछ और कैलकुलेट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ एग्जांपल के साथ। चलिए अब एक नया क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी है f, लेंथ है l, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को कहते हैं म्यू यानी कि मास अपॉन लेंथ, और आ गया है टेंशन T। टेंशन इज अ फोर्स। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो हम किसी भी एक क्वांटिटी को LHS में, बाकी को RHS में लिखेंगे। मैं फ्रीक्वेंसी को LHS में लिख रहा हूं, f इज इक्वल्स टू l पावर a म्यू पावर b और टेंशन का c, l का a म्यू का b टेंशन का c। फ्रीक्वेंसी होता है T-1 हर्ट्ज, है ना, T-1 वन अपॉन टाइम पीरियड। लेंथ हो जाएगा L1a, मास अपॉन लेंथ म्यू, मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ यानी कि m1 L-1 की पावर b। और टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, ये टाइम नहीं है, टेंशन मतलब फोर्स m1 L1 T-2 की पावर c। लिखते हैं LA MB L-B MC LC T-2c, T-2c। तो L को ले लो, L A माइनस B प्लस C, A माइनस B प्लस C, L हो गया क्लियर। अब मास ले लो, मास MB प्लस C और टेंशन माइनस का 2c T-1। अब देखिए कितना अच्छा है, LHS में ना तो मास है ना लेंथ है, सिर्फ टाइम है, वो भी पावर -1 के साथ। कंपेयर करते हैं, सबसे पहले टाइम को ही कर लेते हैं जो दिया है। सबसे पहले टाइम को कर लो, T माइनस का 2c बराबर होना चाहिए T माइनस के 1 के, T माइनस 2c बराबर होना चाहिए T माइनस 1। तो 2c बराबर 1, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1/2। तो ठीक है साहब, c की वैल्यू 1/2। तो हमने t को कंपेयर कर लिया, b प्लस c, m पावर b प्लस c, m की पावर b प्लस c बराबर होना चाहिए m पावर 0, क्योंकि उधर कोई है ही नहीं, मास नहीं है तो 0। तो b प्लस c बराबर 0, तो b बराबर माइनस का c, यानी कि b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, b की वैल्यू -1/2। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, हमने t कंपेयर कर लिया, m कर लिया, अब l कंपेयर करते हैं। तो l a माइनस b प्लस c बराबर L0, क्योंकि यहाँ पे l नहीं है LHS में, तो हम l की पावर 0 रख देंगे। तो a माइनस b प्लस c बराबर 0। अब हमारे पास b और c की वैल्यू है, कितनी है, b की वैल्यू है -1/2,
तो a माइनस 1/2 प्लस c की वैल्यू है 1/2 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई -1। फॉर्मूले में रखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू l पावर माइनस a, है ना, -1 आ गया, l पावर a, फिर म्यू पावर b और t पावर c यानी कि 1/2। तो ये फॉर्मूला कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ होगा कुछ कांस्टेंट अपॉन l पावर -1 है तो नीचे आ गया, ये कांस्टेंट लगाया मैंने, क्यों लगाया अभी बताता हूँ। और इन दोनों की पावर 1/2 है यानी कि अंडर रूट, ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा क्योंकि -1/2 है। अब समझते हैं ये मैंने c क्यों लगाया। c है एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2n। ये हम समझेंगे जब हम वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेव पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव उसके बाद में आएगा। तो होता क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, वो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उनकी याद में जो कांस्टेंट है उनके सम्मान के लिए यहाँ पे c लगा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए c लगा देंगे ताकि हमारे पास जो भी फॉर्मूला है ये c बता देगा भैया कुछ ना कुछ कमी है। c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ c लगा दिया। चलिए एक और नया क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला ले लिया है फोर्स, फोर्स के साथ मास स्पीड या वेलोसिटी और रेडियस r। तो एफ एम वी आर, इसमें रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम एक तरफ किसी एक चीज को रख देते हैं। चलिए मैं फोर्स को रख देता हूं इधर, m पावर a, v पावर b, r पावर c। मास की पावर a है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होती है फोर्स की, ये होती है m1 l1 t-2। इसको रट्टा मारना है, याद रखना है, ठीक है। तो फोर्स हो गया m1 l1 t-2, मास होता है m1 पावर a, वेलोसिटी होती है l1 t-1, वेलोसिटी t-1 पावर b, r रेडियस होता है l1 c। रेडियस है सर्कल की जिसमें कि मास घूम रहा है, मास m v स्पीड से रेडियस r में घूम रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो उसके लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या किया, मास को a, स्पीड को या वेलोसिटी को b और रेडियस को c पावर दे दी। और यहाँ पे हमने इसको कंपेयर कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ma l का आ जाएगा b प्लस c, देखे l का b यहाँ से आएगा, c यहाँ से आएगा, b प्लस c, और t आ जाएगा माइनस का b, ये माइनस का b, यहाँ पे भी t नहीं है, यहाँ पे भी t नहीं, सिर्फ यही है। तो m1 l1 t-2 सिंपल है। तो m a की पावर m1 a की पावर 1, ठीक है। तो a आ जाएगा 1, l, अच्छा t निकालते हैं पहले, t माइनस b बराबर t-2। देखो t की पावर माइनस b, t की पावर -2, तो b बराबर 2। फिर l ले लो, l b प्लस c बराबर l1, l b प्लस c और l1 बराबर हो गया। तो b प्लस c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, b प्लस c की वैल्यू 1, तो c कितना है, b है, b की वैल्यू है 2 है ना। तो 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आएगा। तो f इज इक्वल्स टू m पावर a है 1 तो m1, v है b है 2, v स्क्वायर, और c है -1 तो यानी कि रेडियस -1, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, इस तरह से हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके थर्ड यूज की, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज। अब हम सीखेंगे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए आपको समझना होगा कि नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का उसकी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन किसी और यूनिट सिस्टम में नंबर और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं लिखा 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, तो नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन नंबर और यूनिट के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि n1 किसी एक यूनिट सिस्टम में ये है m1 l1 t-,
MALBTC ऐसा लिख देते हैं, MALBTC। तो किसी और सिस्टम में कितना होगा, N2 MALBTC, इसको 2 2 2 लिख दो, इसको 1 1 1 लिख दो, ऐसा हो सकता है। नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट, ये बराबर होना चाहिए, इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो नंबर है वो इस तरह से कन्वर्ट होता है कि M2 अपॉन M1 पावर A, L2 अपॉन L1 पावर B और T2 अपॉन T1 पावर C हो जाता है, समझे। मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन, नंबर मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन। भाई लेंथ की डायमेंशन आप मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, डायमेंशन तो सेम रहेगी ना। लेंथ की, फोर्स की, एनर्जी की डायमेंशन जो है वो तो है। नंबर से कोई कन्वर्जन हम यहाँ से निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमें कन्वर्ट करना है जूल को अर्ग में। तो देखिए जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 जूल बराबर हाउ मेनी x अर्ग। तो x अर्ग इज इक्वल्स टू 1। जूल की डायमेंशन क्या होती है, ये होता है m1 L2 T माइनस 2 1 M2 L1 L2 T1 T2 x। अब मुझे नहीं पता अर्ग में क्या होता है, पर मुझे पता है अर्ग मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, उससे अर्ग बनता है। तो मैंने MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल। तो मैं लिखूंगा 1 की जगह 1, यहाँ पे 1 था 1। मास, जूल के लिए मास होता है किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। और अर्ग के लिए होता है CGS, CGS मतलब ग्राम, 1 ग्राम पावर 1। लेंथ होगा 2, लेंथ मतलब यहां पर कितना हो गया, मीटर, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर। और टाइम तो सेकंड अपॉन सेकंड होता ही है, दोनों में सेकंड ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा 10⁻³ और 100 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁷। तो x की वैल्यू होगी 10⁻⁷, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, समझे। तो इस तरह से हम एक डायमेंशन को डायमेंशनल सिस्टम से दूसरे डायमेंशनल सिस्टम में, सॉरी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेके देख, जैसे g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। ये है MKS सिस्टम, MKS को कन्वर्ट करना है CGS में, CGS में कन्वर्ट इनटू CGS। कैसे कन्वर्ट करेंगे CGS में वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जी की सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं, m-1 L3 T-2, m-1 L-3 T-2 हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो जो डायमेंशन आएगा x इक्वल्स टू हम लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 अपॉन m2 पावर -1 L1 अपॉन L2 3 और T1 अपॉन T2 यह आ जाएगा -2। सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 मास होता है किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम -1, ठीक। लेंथ L मीटर, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, CGS में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और आ जाएगा तीसरा सेकंड अपॉन सेकंड, टाइम का सही है, सभी में सेम है, CGS हो MKS हो फलानी का सब में से। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पावर 3 भी है तो 2, ये हो जाएगा 10⁻2 3 6, बाकी ये तो गया, तो क्या बचेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6 और 3 3 माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 इंटू 10⁻3, तो हो जाएगा 6.67 10⁻11 और 3 8 -8, ये बचेगा भैया। तो CGS का आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको रिलेशन को दोबारा से, ये होगा G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर होगा
6.67 इंटू 10⁻⁻8 -8 न्यूटन का हो जाएगा डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन होती है कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है ना, या कोफिशिएंट्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिड्यूस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स या कोफिशिएंट्स। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो जो हाफ है उसको डायमेंशनल एनालिसिस काउंट नहीं कर सकता। एरिया देखो, सर्कल का एरिया होता है πr², पाई इंटू r²। तो पाई जो होता है ना उसको डायमेंशनल एनालिसिस काउंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हाफ mv² में ये हाफ, इसको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता सकता। पाई r² में पाई की वैल्यू को नहीं बता सकता, ठीक है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे s = ut प्लस हाफ at²। तो ये जो हाफ आ रहा है इसको ये काउंट नहीं कर सकता डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो भी एक नंबर ही होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, इनकी वैल्यूज को डायमेंशनल एनालिसिस काउंट नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो इस तरह से हम ओवरऑल अगर कहना चाहें कि अगर फॉर्मूले में कोई भी डायमेंशन लेस नंबर है या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम काउंट नहीं कर सकते। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा देखो कि मल्टीपल क्वांटिटीज जैसे वर्क, टॉर्क, एनर्जी, इन सब की डायमेंशन सेम है, सबके डायमेंशन सेम है। अब आप डायमेंशन देख करके ये नहीं बता सकते कि वर्क है, टॉर्क है कि क्या है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि डायमेंशन के बेसिस पे हम क्वांटिटी का पता नहीं लगा सकते। कुछ क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है तो हम नहीं बता सकते कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन है। ऐसे ही ये बता नहीं सकता कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन होती है L1 t-1, तो दोनों के डायमेंशन सेम है। तो ये वेक्टर और स्केलर में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। तो पहली कमी तो ये हो गई कि भैया ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लायर होते हैं उनको नहीं बताता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नहीं बताएगा, पाई के बारे में नहीं बताएगा, रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में नहीं बताएगा। जो मैंने आपके बहुत सारे नंबर्स लिखे थे जिनकी डायमेंशन 0 0 0 होती है उनको ये काउंट नहीं कर सकता, कांस्टेंट कोफिशिएंट को काउंट नहीं कर सकता। सेकंड हमने देखा कि जब डायमेंशन जिनकी सेम है जैसे प्रेशर, स्ट्रेस, तो उसके बारे में नहीं बता सकता कि भाई कौन सी डायमेंशन किसकी है, हम लोग बिना देखे नहीं बोल सकते। तीसरा, ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता डायमेंशनल एनालिसिस क्योंकि सबके डायमेंशन सेम, सबका मालिक सेम। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर किसी फॉर्मूले में 3 से ज्यादा, मोर देन 3 से ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, जैसे MLT, 3 हो गए ना, मास, लेंथ, टाइम। अब मान लो करंट भी आ गया, एम्पियर भी आ गया, तो हम वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे कि MLT। अगर मान लो A इंक्लूड हो गया तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसको फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशंस हो गई। इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, DPPs डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरी थियरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं।